हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं अच्छा हूं तो मैं भी आशा ये करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। और आज ही बड़े खुशी का दिन है कि आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते उब करके अब बायोलॉजी सब्जेक्ट पर आए हैं। तो बायोलॉजी एक अपने आप में इंटरेस्टेड विषय है और आज मैं वाकई में खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ, मन से खुश हूँ। काफी दिनों के बाद हंसने का मौका आपके साथ मिला है, मैं भी बहुत खुश हूँ। खुशी की बात ही है, कुछ मन में उत्साह आ जाया करता है और मन की मनोकामनाएं भी पूरी हो जाया करती हैं। किसी चीज को अगर आप ज्यादा मानते हैं या किसी चीज को आप ज्यादा सीरियस टिकअप करते हैं, किसी टॉपिक को, किसी सिलेबस को, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती तो आपको भी बड़ा मजा आता है। मैं अपनी मन की बात बताऊं, हमने बहुत दिनों पहले एक बीज बोया था और उस बीज ने अब अंकुरण किया है और मुझे अब आशा है कि इस बीज से नए पौधे अवश्य निकलेंगे। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये नए पौधे निकलेंगे। अब उस पौधे को कहीं ले जाकर के कोई कहीं नेटिव कर दे, ये अलग बात है, लेकिन उसकी लिविंग स्टेज जरूर बनी रहेगी। नेटिव कर दे का मतलब क्या हुआ बच्चों, उस पौधे को कोई जाकर कहीं किसी गमले में लगा दे, किसी मिट्टी में लगा दे, तो वो अपनी अस्तित्व को बनाए रखेगा हर कंडीशन में, चाहे जैसा स्ट्रेस कंडीशन हो वो पौधा झेल लेगा। तो मैं खुश आज इसलिए हूं कि जो बहुत साल पहले हमारी एक सोच थी कि क्या पैसे की भी पेड़ उगाए जाते हैं या क्या मुरझाए हुए बीज के भी पौधे बन सकते हैं, तो आज पैसे के तो पेड़ नहीं बना पाया, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि हाँ, मैंने एक बीज को क्या कहेंगे उसको, हमने उगाने की कोशिश की और उस बीज का पहला अंकुरण निकला है। मुझे बहुत खुशी है, थैंक गॉड। मुझे तो उम्मीद इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उम्मीदें बहुत ज्यादा बन गई। कुछ भी हो, तो आपका बायोलॉजी का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। हम भी खुश हैं और आप भी खुश रहें। देखिए, हमारा टॉपिक चला था डीएनए। तो डीएनए को हम लोगों ने पढ़ा था कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो कि आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाता है और हमारे बपौती लक्षणों को, हमारे पूर्वज के लक्षणों को अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करता हुआ चला जाता है डीएनए। और ये किसकी सहायता से होता है, क्रोमोसोम की सहायता से होता है। क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए सवार होता है या यूं कहिए उसके ऊपर चढ़कर बैठता है, और जब क्रोमोसोम अगली पीढ़ी में ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन जाता है तो वो क्या करता है, डीएनए को भी अपनी पीठ पर लाद करके अगली पीढ़ी में चला जाता है। तो अब हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ डीएनए। डीएनए हमारा हो गया था, अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ डीएनए। टाइप ऑफ डीएनए क्या पढ़ने जा रहे हैं, टाइप ऑफ डीएनए। तो देखिए यहां पर टाइप ऑफ डीएनए पढ़ने जा रहे हैं, उसमें करना क्या है। टाइप ऑफ डीएनए जो होता है दो प्रकार के होते हैं। मोस्टली कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है वीडीएनए और दूसरा है जेडीएनए। एक बीडीएनए और दूसरा क्या है, जेडीएनए। यहां से करें मिडिल पोर्शन से लगभग ये देखिए, एक तरफ हमने लिया बीडीएनए और एक तरफ लिया जेडीएनए। देखिए जो दो प्रकार के जो डीएनए यहां पर आपके सामने लिखे गए हैं, तो जो बीडीएनए होता है बच्चों, ये कैसा होता है, नेचुरल डीएनए होता है। जो बीडीएनए है ये कैसा डीएनए है, ये नेचुरल डीएनए है, नेचुरल डीएनए है। ये नेचुरल डीएनए है। और यहां पर जो जेड डीएनए है ये आर्टिफिशियल डीएनए है। ये क्या है, आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल डीएनए है। पहला पॉइंट हो गया नेचुरल डीएनए और ये हो गया आर्टिफिशियल डीएनए। तो ये प्राकृतिक डीएनए हम लोग जानते हैं, ये आर्टिफिशियल मैनर में इसको बनाया गया था, इसलिए इसको आर्टिफिशियल डीएनए कहते हैं। अब यहां पर ये जो बी डीएनए है ये वही डीएनए है, बी डीएनए ये वही डीएनए है जो कि वाटसन और क्रिक ने, किसने, वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक, देखिए इनको कहते हैं, इनका पूरा नाम है जे डी वाटसन और एफ एच सी क्रिक, इनको पूरा नाम ही लिख दें जे डी वाटसन और के एफ एच सी क्रिक। ये वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए का दो सूत्री मॉडल डबल हेलिक्स या डबल स्टैंड मॉडल दिया था, ये वही वी डीएनए है जो कि हम लोगों ने कल एक संरचना बना करके देखा था, पढ़ाया गया था कल आपको। और यहां पर और कब इन्होंने खोजा था, 1962 में इन लोगों ने इसको दिया था, 1962 में। जो जेड डीएनए है इसको वांग एंड अलेक्जेंडर कब दिया था, 1979 में इन लोगों ने दिया था। जो अलेक्जेंडर वाग, ये अलेक्जेंडर ने 1979 में दिया था। अब यहां पर जो बी डीएनए है, बी डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस कौन थे, नाइट्रोजिनस बेस, जो नाइट्रोजनस बेस थे वो कौन कौन थे, थायमीन और दूसरा क्या था, थायमीन हो गया और एडेनिन, थायमीन और एडेनिन को लिया गया नाइट्रोजनस बेस। और इसमें जो नाइट्रोजनस बेस लिया गया नाइट्रोजनस बेस ग्वानिन एंड साइटोसिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। और इसमें क्या लिया, थायमीन और एडेनिन, क्या लिया गया, थायमीन एंड एडेनिन को लिया गया। और हां याद रखिए इसमें थायमीन इसके फॉर्मेशन में नहीं लिया गया। और इसमें न्यूक्लियोटाइड, एक हेलिक्स में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, कितने, 10 न्यूक्लियोटाइड्स, 10 न्यूक्लियोटाइड्स आर इन वन हेलिक्स। एक हेलिक्स में 10 न्यूक्लियोटाइड थे। एक हेलिक्स क्या होता बच्चों, देखिए अगर इस तरह इसे संरचना बनाए ऐसे डीएनए की, इस तरह ये देखिए, तो यहां से लेकर के और यहां तक एक चक्र पूरा होता, देखिए यहां से लेकर यहां तक एक चक्र पूरा होता, ये हो गया आधा और इसका ये आधा हो गया, तो ये चक्र पूरा हुआ। तो कहा गया 10 न्यूक्लियोटाइड्स वन हेलिक्स, यहां से लेकर के यहां तक एक हेलिक्स में कितने न्यूक्लियोटाइड थे, 10 न्यूक्लियोटाइड। कितने न्यूक्लियोटाइड थे, ये 10 न्यूक्लियोटाइड थे, ठीक। और इनमें जो है 12 थे, इसमें 12 न्यूक्लियोटाइड थे, 12 न्यूक्लियोटाइड इन वन हेलिक्स।
इन वन हेलिक्स। एक हेलिक्स में कितने न्यूक्लियोटाइड थे? 12 न्यूक्लियोटाइड थे। और जो दो नाइट्रोजनस बेस हैं उसके बीच या दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती? 3.4 एंगस्ट्रॉम। दो न्यूक्लियोटाइड, अगर मान लीजिए यहां पर एडेनिन है और ये थाइमिन है, ये ग्वानिन है, तो ये क्या है? साइटोसिन। जरा ऐसे देख लेते हैं बच्चों। अगर एडेनिन तो थाइमिन इधर जुड़ेगा और ग्वानिन तो यहां पर साइटोसिन जुड़ेगा, अर्थात इनके बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम बताएगी। इन दो के बीच की दूरी कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रॉम बताई गई। तो कहा गया दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी, डिस्टेंस ऑफ टू न्यूक्लियोटाइड, 3.4 एंगस्ट्रॉम। और एक हेलिक्स में कितने होते हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड, ठीक। और तो दूरी कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो क्या हो जाएगा? एक हेलिक्स की कितनी लंबाई हो जाएगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम इंटू 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 34 एंगस्ट्रॉम। एक हेलिक्स यहां से लेकर के और यहां तक एक हेलिक्स होता है, इसकी लंबाई कितनी हो गई? 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक इसी प्रकार यहां पर देखिए डिस्टेंस बिटवीन या डिस्टेंस ऑफ टू न्यूक्लियोटाइड, डिस्टेंस ऑफ टू न्यूक्लियोटाइड कितना? इनके जो 3.4 एंगस्ट्रॉम है, इनके न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.75 एंगस्ट्रॉम। कितना? 3.75 एंगस्ट्रॉम। इसको लगभग नियर अबाउट कितना कह देते हैं? 3.8 एंगस्ट्रॉम मान लिया करते हैं, 8 एंगस्ट्रॉम मान लिया करते हैं। तो इस प्रकार बी डीएनए के एक हेलिक्स की लंबाई की जो दूरी और डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? देखिए 3.8 इंटू 12 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो ये हो जाएगा लगभग 45.6 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। कुछ किताबें इसको सीधे 46 एंगस्ट्रॉम लिखती हैं और कुछ किताबें इस पॉइंट में वैल्यू होने की वजह से इसको 47 एंगस्ट्रॉम लिखा करती हैं बच्चों। नियर अबाउट इसको हम कितना मान सकते हैं? 46 एंगस्ट्रॉम मान सकते हैं। अब देखिए जो बी डीएनए है, बी डीएनए राइट हैंड कॉइलिंग होता है। ऐसे देखिए, ऐसे राइट हैंड कॉइलिंग, ऐसे चला जाता है। राइट हैंड कॉइलिंग ऐसे राइट हैंड कॉइलिंग होते ये राइट हैंड कॉइलिंग होता है। राइट हैंड कॉइलिंग का मतलब क्या हुआ? ये इस तरह कुछ ऐसे इनकी कॉइलिंग होती है, ये राइट हैंड कॉइलिंग, ये राइट कॉइलिंग होता है। और इसका उल्टा जो होता है, इसमें क्या होता है? ये लेफ्ट कॉइलिंग होता है। कैसा होता है? ये लेफ्ट कॉइलिंग होता है। अब यहां पर देखिए जो बी डीएनए होता है, बी डीएनए की जो एक हेलिक्स के जो दो न्यूक्लियोटाइड में जो इनमें 36 डिग्री का कोण फॉर्मेशन करता है। कितने का? 36 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन करता है एक न्यूक्लियोटाइड। और तो एक न्यूक्लियोटाइड जब 36 डिग्री का कोण बनाता है तो एक हेलिक्स में कितने हैं? यहां पर देखिए 10 न्यूक्लियोटाइड हैं। तो एक हेलिक्स का जो यहां से लेकर यहां तक एक हेलिक्स कितने डिग्री का कोण फॉर्मेशन करेगा? 36 डिग्री का कोण बना रहा है। और है कितने? 10 न्यूक्लियोटाइड। ये लगभग
360 डिग्री का कोण, एक हेलिक्स 360 डिग्री का कोण फॉर्मेशन करेगा। इनके केस में जो ये फॉर्मेशन कर रहा है, जो बी डीएनए होता है, इसमें जो बॉन्ड एंगल इनका होता है लगभग कितना होता है, 60 डिग्री का बॉन्ड जो इनका फॉर्मेशन होता है ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। और एक हेलिक्स की कितनी दूर मतलब डिस्टेंस होगी बॉन्ड एंगल की, न्यूक्लियोटाइड कितनी है 12, तो पूरे एक हेलिक्स का जो कोण होगा कितना होगा 12 छक 72, ये 720 डिग्री का कोण फॉर्मेशन करेगी। तो ये रहा जेड डीएनए और क्या रहा बी डीएनए। और यहां पर दो स्ट्रैंड के बीच की दूरी बात करें, दो स्ट्रैंड के बीच की दूरी की बात करें तो उसकी भी कल्पना कर लेते हैं। चलो थोड़ी सी देखिए, ये इसको मैं मिटा रहा हूं थोड़ा कुछ बनाने के लिए। इनमें जो दो स्ट्रैंड की जो डायामीटर होती है वो कितनी होती है 20 एंगस्ट्रॉम होती है, और इनमें कितनी होती है 18 एंगस्ट्रॉम होती, 18 एंगस्ट्रॉम होती है। जैसे एक देखिए ऐसे ये बना, अब यहां से हम आपको काफी कुछ फिर से रिव्यू कर देते हैं। यहां से लेकर बच्चों यहां तक के ये एक हेलिक्स माना गया है, यहां से लेकर के और यहां तक एक हेलिक्स माना गया। इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड लगे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गए। ए टी सी जी ए और ए टी सी जी ए, ठीक। अगर इसको ना बताएं हम ऐसे बना दें तो आपके और समझ में आ जाए, क्योंकि ये खिचपिच हो जाएगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। देखिए ये है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10, ये जो हमने बनाए हैं ये ही नाइट्रोजनस बेस है। अब जगह कम होने की वजह से क्या करें हम, यहां पर कुछ आपको बता दें, हमेशा जो जगह कम होने की वजह से एडेनिन डबल बॉन्ड के द्वारा थाइमिन से, थाइमिन डबल बॉन्ड के द्वारा एडेनिन से, और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा साइटोसिन से, और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा ग्वानिन से जुड़ी होती, इस चीज को उठा करके हमने यहां दिखा दिया है। तो देखिए बच्चों यहां पर ये 10 न्यूक्लियोटाइड है, तो यहां पर 10 न्यूक्लियोटाइड है 1 हेलिक्स, यहां से लेकर के यहां तक के एक हेलिक्स में 10 न्यूक्लियोटाइड है। डिस्टेंस ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड, ये जो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी दिखाई गई, ये दूरी, ये देखिए ये दूरी या इनके बीच दूरी या इनके बीच दूरी वो 3.4 एंगस्ट्रॉम था, और यहां से लेकर के यहां तक 10 न्यूक्लियोटाइड है, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम इंटू 10 इक्वल टू 34 एंगस्ट्रॉम हो गया। और एक न्यूक्लियोटाइड यहां पर ये देखिए, एक न्यूक्लियोटाइड अगर 36 डिग्री का कोण बनाता है, 36 डिग्री का, और यहां से लेकर यहां तक एक हेलिक्स में 10 न्यूक्लियोटाइड है, तो कुल कितना कोण बनाएगा एक हेलिक्स, तो इसको आप इंटू 10 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री का कोण एक हेलिक्स फॉर्मेशन करेगा। और इनके ये जो दो इनके बीच का जो डायमीटर है, व्यास है, वो कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ये उनकी क्या हो गई डिस्टेंस हो गई। ठीक इसी प्रकार अगर हम जेड डीएनए की बात करते हैं तो इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड एक हेलिक्स में होते हैं, और यहां पर कितने होते हैं जेड में कितने होते हैं 20 होते हैं। और डिस्टेंस बिटवीन आर 2 न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी यहां 3.4 एंगस्ट्रॉम, जबकि यहां कितनी है 3.75 एंगस्ट्रॉम होती है। और एक हेलिक्स में यहां पर 10 न्यूक्लियोटाइड थे, वही एक हेलिक्स में जेड डीएनए में
12 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इसलिए इसको हम क्या किया, लगभग 3.75 को लगभग 3.8 एंगस्ट्रॉम मानते हैं, और इसको हमने क्या किया, गुणा कर दिया, ये आ जाएगा लगभग 45.6 एंगस्ट्रॉम के। इसको लगभग कितना करते हैं, 46 एंगस्ट्रॉम मान लेते हैं। जो बीडीएनए होता है बच्चों, इसकी कॉइलिंग ऐसे चलती है, ऐसे 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 लिपटता हुआ, ऐसे ऐसे रस्सी की तरह लिपटता हुआ ऊपर की ओर चला जाता है, राइट हैंड कॉइलिंग होता है बीडीएनए। जबकि जेडडीएनए इसका उल्टा होता है, लेफ्ट हैंड कॉइलिंग। ये लेफ्ट हैंड कॉइलिंग की तरह ऐसे लिपटता हुआ चला जाता है। और यहां पर एक जो है न्यूक्लियोटाइड 60 डिग्री का कोण फॉर्मेशन करता है, और ये जो 12 न्यूक्लियोटाइड है तो कुल एक हेलिक्स में कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 720 डिग्री का कोण फॉर्मेशन करेंगे। और इसमें देखिए 20 एंगस्ट्रॉम दोनों स्टैंड के बीच की दूरी है। जेडडीएनए में 20 के स्थान पर कितना होगा, 18 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस को क्या करेगा, शो करेगा। तो इस प्रकार हम डीएनए की कल्पना आपके सामने थोड़ा रखें कि टाइप ऑफ डीएनए क्या होता है। देखिए बच्चों, इन्हीं डीएनए पर और इनमें जो होता है बीडीएनए होता है, इनमें जो फास्फेट का जो बॉन्ड होता है या जो फास्फेट होता है, फास्फेट की जो बैकबोन होती है वो कैसी होती है, रेगुलर होती है। फास्फेट बैकबोन, क्या कहिए, फास्फेट बैकबोन, जो डीएनए की जो बैकबोन होती है वो कैसी होती है, रेगुलर होती। कैसी होती, रेगुलर होती, रेगुलर होती, कंटिन्यूअस होती है। और यही अगर जेडडीएनए की बात करें, देखिए जगह छूट गया था, कुछ लग रहा था कि कहीं ना कहीं नीचे जगह कम पड़ेगी, इसलिए यहां छूट गया था। और यहां पर देखिए जेडडीएनए में क्या होगा, इसका जो फास्फेट बैकबोन थी, फास्फेट बैकबोन, जो फास्फेट बैकबोन है वो कैसी थी, इरेगुलर, अनियमित। कैसी है, इरेगुलर, इरेगुलर फास्फेट बैकबोन थी। तो बच्चों अब यहां पर हम लोगों ने डीएनए को देखा। हम जानते हैं डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बहुती लक्षणों को या पूर्वज के लक्षणों को ले जाता है। हम मानते हैं, जानते हैं, आप भी जानते हैं, मानते हैं, पढ़ते हैं कि मैक्सिमम डीएनए डबल हेलिक्स होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी डीएनए हैं जो सिंगल स्टैंड या सिंगल भी होते हैं। जैसे कि सिंगल में क्या हो सकते हैं, सिंगल में जैसे होता है 5x174, ये वायरस है, 174 M13 एंड G41, ये 5x174 M13 एंड G41 ये वायरस है। ये क्या है, वायरस में ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की कुछ कल्पनाएं आपके सामने हमने रखी। तो ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, इनको भी याद कर लीजिएगा, किसी कंपटीशन में अक्सर बेटा ये पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आरएनए पर मिलते हैं। तब तक के बच्चों पढ़ते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए हमारे बायोकेम चैनल के साथ। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो हमसे पूछिए, फोन करके, ईमेल करके, या आप फिजिकली मुझसे मिलना चाहते हैं तो महात्मा बुद्ध विद्यापीठ इंटर कॉलेज कैलाश नगर बहराइच में आप हमसे मिल सकते हैं। नो डाउट, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हम भी खुश हैं। ओके, थैंक यू।